जिंदाबाद। साथियों, आज मैं कुछ ज़्यादातर तक बात करना चाहूँगा। आज हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा मैं 8 साल से करीब बोल रहा हूँ और उसके एक एक नज़ारे अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। उसका अभी एक जो उदाहरण है वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा बनाया गया और उस मुकदमे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा हो सकती थी, वो सज़ा दिलाई गई। और वो सज़ा दिलाने के बाद तुरंत ही लोकसभा के स्पीकर ने इमीडिएटली उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी और तुरंत ही कुछ ही दिनों के बाद राहुल गांधी को वो सांसद करके जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वो बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया और राहुल गांधी ने भी तुरंत ही जवाब दे दिया, हाँ मैं बंगला खाली कर देता हूँ। उससे राहुल गांधी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बाप दादा की मिल्कियत इतनी ज़्यादा है और उसके बाप दादाओं ने देश को अपने कई निवास स्थान, कई बड़े बड़े बंगले समर्पित कर दिए हैं। एक तो उसमें आनंद भवन है इलाहाबाद का। तो इससे एक लोकतंत्र के ऊपर खतरा होवे ऐसे कुछ काम इस सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और ये काम करने के समय ये नहीं देखा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी उम्मीद जग रही थी कि संसद में बीजेपी के कुछ बागी लोग कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे और लोकतंत्र के तरफ में वो आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ आज तो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने एक बार देखा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री से 425 के करीब उनके पास लोकसभा की सीट थी, यानी 2/3 मेजॉरिटी थी। ऐसे हालत में भी लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी पूरी मेजॉरिटी होने के बावजूद वहाँ एक बंडखोर निकला था। और बंडखोर एक राजा था, फकीर नहीं था, बंडखोर एक राजा था। उसने जब देखा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ खोटा हो रहा है, तो वो राजा ने राजीव गांधी के खिलाफ आवाज उठाई। उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, लेकिन वो डरा नहीं क्योंकि वो राजा था और उसने वो आवाज को और बुलंद करते गए और वो बुलंद करते करते पूरे विपक्ष को एक करने का, जुटाने का काम वो राजा ने किया। वो राजा का नाम था विश्व प्रताप सिंह। लोग उसको वीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। और वो राजा ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया पूरे देश में। ऐसा आंदोलन हुआ कि कांग्रेस के ही कई सदस्य हिल गए और वो राजा को मदद करने पहुंच गए। बड़ी बंडखोरी हो गई कांग्रेस में। राजीव गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, फिर भी राजा ने जो आरोप लगाए थे, वीपी सिंह ने जो आरोप लगाए थे कि यहाँ बॉफोर्स कांड हुआ है और वो बॉफोर्स कांड में राजीव गांधी के साले ने बहुत बड़ा कमीशन खाया है और उस कमीशन के चलते देश को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी आवाज़ हुई देश में। मीडिया ने उसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाया, हर चैनल पे, हर अखबारों में ये बातें जोर जोर से छपने लगी। लोग रास्ते पे उतरकर ड्रामा में
जो उस समय के ड्रामा चलते थे, ड्रामा में बॉफोर्स के नाम से बहुत बातें आने लगी। लेकिन राजीव गांधी के पास इतनी बड़ी बहुमत होने के बाद भी उन्होंने कभी किसी अखबार का मुंह बंद करना पसंद नहीं किया, किसी चैनल का मुंह बंद करना पसंद नहीं किया। उन्होंने वो सब चलने दिया। लोकसभा राज्यसभा में जब बहुत बड़े पैमाने पर यह मांग चली कि बॉफोर्स मुद्दे पर जेपीसी बनाई जाए, और उनको मानना पड़ा, जेपीसी बनाई गई और जेपीसी के अहवाल के ऊपर कार्रवाई भी की गई। आज क्या हो रहा है देश में, हम लोग देख रहे हैं। आज संसद में बीजेपी के साथ कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा भी नहीं है, सब भिखारी है, भिखारी। किसी के मुंह में इतनी ताकत नहीं कि वो बोल सके कि हमारा ये जो फकीर है, हमारा ये जो प्रधानमंत्री है, वो एक अडानी के पास बिका हुआ है, एक अडानी के पास चला गया है। और ये न बोलते हुए भी वो सब चुपचाप सहन कर रहे हैं एक ये आदमी की तानाशाही को। और उस तानाशाही के चलते हुए देश के हालात आज ऐसे बन गए हैं कि लोग न कह सकते हैं न सह सकते हैं। सिर्फ राहुल गांधी की ही बात नहीं है, विपक्ष के ऐसे कई नेताओं को पकड़ पकड़ कर ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस, आईटी का नोटिस और ऐसी जो एजेंसियां है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो भ्रष्ट लोग हैं वो भाजपा में चले जाते हैं, और जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो उनके ऊपर किए हुए आरोप, उनके ऊपर की हुई जांच, चौकसी, सब कुछ बंद हो जाता है और वो शुद्ध परिशुद्ध हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो भाजपा में चला गया। तो ये जो हालात है देश की, सिर्फ वो भाजपा में चला जाने से उसको माफ किया जाता ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ हुद्दे दिए जाते हैं। किसी को मंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कहीं कोई ये बोर्ड का अध्यक्ष वगैरह, कहीं राज्यपाल, ये सब उनको इनाम दिया जाता है कि तुम बहुत बड़े भ्रष्ट हो, लेकिन अब तुम बीजेपी में आ गए तो तुम्हारी भ्रष्टता चलेगी। देश को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। इस तरह का पूरा माहौल आज देश में बन गया है। बीजेपी के अंदर कोई अच्छा नेता, अच्छा सांसद बचा हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है, आज तो नहीं दिख रहा है। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे भिखारी लोगों को हमने, हमारे नेताओं को हमने, भ्रष्टाचारियों को वहाँ संसद में बिठाया है। मैं भ्रष्टाचारी बोल रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री के ऐसे खोटे कामों के बारे में आवाज उठाने को तैयार नहीं, उल्टा उसके संगीत में सुर पुराते हुए चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी संसद को नहीं चलने देना, राज्यसभा, लोकसभा, ये विपक्ष नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष कर रहा है संसद को ठप करने का काम। 45 लाख का बजट बिना चर्चा किए लोकसभा राज्यसभा में ऐसे ही 1 मिनट में पास कर दिया। ये सबसे बड़ा खतरा है इस देश के लिए। हम गरीबों को इस तरह से लूटा जा रहा है कि कल जाके हम आवाज भी नहीं उठा सकेंगे। मैं देख रहा हूं कि हमारे देश का पढ़ा लिखा मिडिल क्लास जो है, वो आज कोई भी वजह हो, कारण जो भी है, लेकिन वो आज सरकार के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है, वो आज चुप बैठा है। महंगाई इतनी बढ़ने के बाद भी वो कहीं भी कुछ भी बोलने को, करने को तैयार नहीं है। विपक्ष के साथ इतने जुल्म होते हैं, वो चुप है। महिलाओं के साथ इतने जुल्म,
इतने अत्याचार हो रहे वो चुप है। विद्यार्थियों के साथ जुल्म हो रहे वो चुप है। आज हमारे देश की यूनिवर्सिटियों का जो बेहाल है उसके बारे में भी हमारा मिडिल क्लास चुप है। शायद मुझे लगता है मिडिल क्लास को ऐसा हो गया, मन में होगा कि इस देश को तो बर्बाद हो कर ही रहा है ये आदमी, हम हमारे बच्चों को विदेश भेज देंगे ताकि हमारा भविष्य अच्छा बन जाए। मिडिल क्लास के लोगों को मैं कहता हूँ ये जो विचार है ये भी मन से निकाल दो। आपके रिश्तेदार विदेश में हैं, इसलिए आपको यहाँ इस देश की कोई परवाह नहीं हो सकती है, लेकिन इस देश को बर्बाद होते हुए देखते हुए आपकी अगली पीढ़ियाँ भी आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं ये बहुत सोच विचार करके बोल रहा हूँ आपको। जो मिडिल क्लास आज इस सरकार का समर्थन कर रहा है या बोल के समर्थन करता है, कई लोग तो बोल के बोलते हैं कि पेट्रोल के दाम कितने भी बढ़ जाएंगे हम भरने को तैयार है, लेकिन हमको यही सरकार चाहिए, यही प्रधानमंत्री चाहिए। कई लोग तो ऐसा भी कमेंट्स करते हैं कि शेर को पाला है तो खुराक तो देना पड़ेगा। किसका खुराक है? ये शेर का खुराक है? ये शेर का खुराक नहीं है, ये भेड़ियों का खुराक है। ये शेर नहीं है, ये भेड़िए है सब, जो भेड़िए खड़ा होकर देश को लूट रहे हैं। और यहाँ की लूट की हुई माल मलाई विदेशों में लेके जा रहे हैं। आज देश के जो बड़े बड़े करोड़ोंपति लोग थे वो विदेशों में चले गए हैं और वहाँ मौज कर रहे हैं। उनके ऊपर जो सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए वो इतनी धीमी और इस तरह से चलाई जा रही है जिससे उनको कोई सजा नहीं होगी, और वहाँ से वो बीजेपी को, एक ही पार्टी को, सत्ता पक्ष को चंदा भेजता रहेगा और वो चंदे के बलबूते पर वो यहाँ फिर से चुनाव जीतने का ताकत पा लेंगे। विपक्ष के पास अगर पैसा ही नहीं तो चुनाव कहाँ से लड़ेगा, और चुनाव लड़ेगा तो भी वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसे हालात में जब आज देश का लोकतंत्र फंसा हुआ है तब मुझे लगता है जनता ने आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्कारी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लोगों ने आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और बोलने से ये लोग बहुत डरते हैं। जब पढ़ा लिखा वर्ग बोलने लग जाता है, जब मिडिल क्लास बोलने लगता है तो ये लोग बहुत डरते हैं। देखा था आपने किसान आंदोलन में, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 700 किसान मर गए, शहीद हो गए इस आंदोलन में। ये घमंडी सरकार, ये घमंडी प्रधानमंत्री झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन जब चुनाव का मौका आया, 5 राज्यों में एक साथ चुनाव थे, उस चुनाव के नतीजों के बारे में उनको जब इनपुट मिला कि हम हार जाएंगे अगर ये किसान आंदोलन चलेगा, तो जो जबरदस्ती संसद में 3 किसान काले कानून पास कराए थे, वो तीनों कानून को एक रात में उन्होंने तुरंत ही वापस ले लिए चुनाव जीतने के लिए। इनका एक ही ध्येय है, इस देश को बर्बाद करने के लिए अभी और 2 चुनाव जीतना जरूरी है। उसके बाद यह देश का जो भी हाल होगा, इस देश के गरीबों का जो भी बर्बादी होगा वो होने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सत्ता मिल गई और वो सत्ता हमेशा हमारे पास रहे, उसका जो कोई व्यवस्था है वो हो जाएगा, तो बस जलसा जलसा और जलसा, अय्याशी और अय्याशी। ऐसे ये लोग जो है, जिस तरह से वो इस तरह का माहौल बनाकर इस देश में हमको, आपको, हम सबको धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे
हमको बांट रहे हैं, वो बर्बादी बहुत आगे जाकर इस देश को बांट देगी। इस देश के 2 बंटवारे यही लोगों ने कराए थे धर्म के नाम पे। फिर से ये लोग इस देश के कई बंटवारे जात के नाम पे, भाषा के नाम पे करवाएंगे और अलग अलग प्रांतों में अपनी सरकारें एक न दूसरे तरीके से चलाते रहेंगे। ये मुझे आज डर दिख रहा है। अगर ये डर सच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं गलत हुआ, मैं झूठा साबित हुआ। लेकिन 10-20 साल या 25 साल के बाद जब मैं नहीं रहूँगा, तब अगर ये हाल हो गए तो आप भी शायद नहीं होंगे, लेकिन आपके बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, वो हमारे लिए क्या सोचेंगे, ये भी हम लोगों ने समझना चाहिए, सोचना चाहिए और कुछ अलग तरीके से काम करना चाहिए। मैं वीपी सिंह की बात कर रहा था। वीपी सिंह ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई के चलते राजीव गांधी चुनाव हार गए थे और वो हारने के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, वो ज़्यादा समय सत्ता पे नहीं रहे, लेकिन देश को एक नई दिशा देने का काम उन्होंने और उनके बाद आने वाली सभी सरकारों ने किया था। लेकिन आज जिस तरह से इस देश को बर्बादी की राह पर ये भिखारी लोग लेके जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। बात करते हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भ्रष्टाचारियों को सरकार में क्यों ले रहे हो? मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो? मंत्री पद क्यों दे रहे हो? जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? उनको इनाम क्यों दिए जा रहे हो? मतलब आपको भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना है, आपको सत्ता प्राप्त करना है और सत्ता के लिए जो कुछ करना है वो कर सके वो आपको करना है। लेकिन आपका नौटंकी दूसरा है, दिखावा जुदा है। मैं आज आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जागिए, समझिए। राजनीति की जो चाल है बहुत खतरनाक है। अगर यही चाल इस तरह से चलती रही, इस देश को बर्बाद होने से कल कोई नहीं बचा सकेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।